अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम इस टॉपिक के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंस। इन 4 टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी का एक टॉपिक बचता है, इंशाल्लाह हम उसे दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। यानी कि बायोलॉजी जो है एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की, यानी कि एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं किसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ज़िंदा जानदारों के बारे में। जितने भी ज़िंदा जानदार आ जाते हैं ना, इंसान, जानवर हो गए, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जितनी भी मतलब लिविंग थिंग्स हैं ना हमारे दुनिया के अंदर, हम उन सब के बारे में, इस ब्रांच के बारे में स्टडी करते हैं। It provides the knowledge about living organisms which differ from each other, shape, size, composition, etc. ये हमें नॉलेज देती है किस चीज़ के बारे में, जो एनिमल्स हैं वो आपस में एक दूसरे में शेप के हिसाब से, यानी कि उनका चेहरा हुआ, उनकी जिस्म हुआ, मतलब एक दूसरे में शेप के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं और अब एक दूसरे से साइज़ के हिसाब से ही बहुत मुख्तलिफ होते हैं, और जिन चीज़ों से वो बने हुए हैं उन चीज़ों से भी आपस में बहुत ज़्यादा वो अलहदा होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम उन सब की स्टडी करते हैं, यह हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज देती है। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस। जो वर्ड बायोलॉजी है वो एक ग्रीक यानी यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ बायोस से लिया गया है, एंड लोगोस, और दूसरा लफ्ज़ जो लॉजी है वो लोगोस से लिया गया है, मीनिंग थॉट और रीजनिंग। दस बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। जो बेटा बायोस है ना, उसके मैंने है ज़िंदगी, और लोगोस यानी लाइफ। तो अगर हम इन दोनों वर्ड को मिलाएं, यानी कि बायोलॉजी, तो इसके बारे में हमारे पास ये डेफिनेशन आ जाएगी। बायोलॉजी का मतलब ये हो जाएगा कि स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि बायोस मतलब ज़िंदगी, और लोगोस मैंने यानी कि लाइफ। तो अगर हम इन दोनों वर्ड को मिला दें बायोलॉजी को, तो इससे ये मीनिंग निकलेगी कि स्टडी ऑफ लाइफ। तो दूसरा टॉपिक ये दिया हुआ है इन्होंने कि व्हाट इज़ लाइफ। थोड़ा लाइफ के बारे में डिस्कस किया हुआ है इन्होंने, पढ़ते हैं। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड properly, but on the basis of life process it can be identified through the following function of living organism। इससे मुराद ये ली जाती है कि लाइफ को प्रॉपरली यानी कि सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ प्रोसेस हैं उसके ज़रिए हम देख सकते हैं लाइफ की। जो ऑर्गेनिज़म होते हैं, जो जिंदा जानदार होते हैं, उनके कुछ फंक्शन होते हैं, उनके बारे में नीचे दिया हुआ है, इनको पढ़ते हैं हम। कि जो ऑर्गेनिज़म होता है कोई भी, वो अपने अंदर इन चीज़ों को लाजमी करता है। ये चीज़ें जो हैं, जो 9 चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, ये चीज़ें उसके अंदर लाजमी होती हैं। तो उन चीज़ों का हम पढ़ेंगे। ये कुछ बेस हैं ऑर्गेनिज़म की, क्या होती हैं, बेसिस होती हैं ये चीज़। जैसे कि मिसाल के तौर पर डाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गेनिज़म है, जिंदा जानदार है, उसके अंदर डाइजेशन लाजमी होगी। और फूड को जब इंजेक्शन करता है तो उसके बाद उसको एनर्जी चाहिए ना, तो वो ग्लूकोज को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी के फॉर्म में। तो वो डाइजेशन का अमल लाजमी करता है। उसे वर्क करने के लिए एनर्जी लाजमी चाहिए, तो वो डाइजेशन का अमल लाजमी करता है। तो उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेशन लाजमी होगी। मूवमेंट यानी कि लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह लाजमी जाएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक है। एक्सक्रीशन यानी कि अपने अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना।
जो ख़राब मादे होते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनको जिस्म से बाहर निकालना। ठीक है। रेस्पायरेशन यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और जो हमारे ऑक्सीजन को अंदर लेना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना। उसके अलावा ग्रोथ, जब ये सब चीज़ें करते हैं तो फिर उनकी ग्रोथ भी होती है, यानी कि अपने आप को जो मतलब जब ये चाइल्ड होते हैं, जब ये सब चीज़ें इनके अंदर होती है, डाइजेशन होती है, एक्सक्रीशन वगैरह का मतलब सब प्रोसेस होते हैं, तो उम्र के साथ साथ इनकी ग्रोथ होती जाती है। उसके बाद इरिटेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म भी होती है, यानी कि बड़ा मतलब जो बड़े सब्सटेंट होते हैं इनको छोटे सब्सटेंट में तोड़ना, डेवलपमेंट वगैरह काफ़ी चीज़ों की इनके अंदर डेवलपमेंट होती है, रिप्रोडक्शन यानी कि नस्ल बढ़ाना। और जो डेवलपमेंट वगैरह से मुराद ये है कि काफ़ी केमिकल्स, काफ़ी चीज़ें इनके अंदर बनती हैं जो इनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, इसलिए मतलब डेवलपमेंट वगैरह ये सारे मतलब इन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि ये बेसिस हैं कुछ लाइफ के। उसके बाद डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो डिवीजन है मतलब कि बायोलॉजी को कुछ ख़ास ब्रांचों में तकसीम किया गया है। वैसे तो बायोलॉजी की काफ़ी ब्रांच है, लेकिन जो 3 ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्होंने इन 3 ब्रांचेस को बताया हुआ है, तो पढ़ते हैं। पहली जो ब्रांच है वो है जूलॉजी, यानी कि जो 3 ब्रांचों में इन्होंने तकसीम किया है बायोलॉजी को, जो मेन ब्रांचेस है बायोलॉजी की, उसमें सबसे पहले क्या है, जूलॉजी। The word zoology is derived from Greek language zoon meaning animal and logo meaning study and knowledge. It deal with the study of animal. यानी कि जो जूलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड जून से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है एनिमल, और जो है लोगोस की मीनिंग है स्टडी करना। तो जूलॉजी जो ब्रांच है इसकी ये डेफिनेशन बन सकती है, द स्टडी ऑफ एनिमल आर कॉल्ड जूलॉजी, यानी कि एनिमल के बारे में स्टडी करने को जूलॉजी कहते हैं। इसके अलावा बॉटनी, मैं अपने अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि बॉटनी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द प्लांट्स, यानी कि जो ये ग्रीक ज़ुबान के वर्ड ब्यूटेन से लिया गया है, ठीक है, जिसकी मीनिंग है प्लांट, सेम वही बात आ रही है, ठीक है। और लोगोस का मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट आर कॉल्ड बॉटनी। तो उसमें यही दिया हुआ है कि बॉटनी जो है ये किस चीज़ डिस्कस मतलब किस चीज़ के बारे में, कौन किस चीज़ के बारे में बताती है हमें, किस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, बॉटनी के अंदर, तो प्लांट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम छोटे से छोटे ऑर्गेनिज़म को, जिसे हम आम आँख से नहीं देख पाते, जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो हम अपने आम आँख से नहीं देख सकते, ऐसी ऑर्गेनिज़म के हम डिस्कस करते हैं। कौन सी ब्रांच में बायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच में हम ऐसे ऑर्गेनिज़म को डिस्कस करते हैं। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, जो मॉडर्न बायोलॉजी है ये डिस्कस करती है स्ट्रक्चर के बारे में, साख्त के बारे में, फंक्शन के बारे में एंड दूसरी चीज़ों के बारे में। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग 20th century has led the division of biology into specialized branch. Some important branches are defined below, कि अभी इन बायोलॉजी की ब्रांच को और ज़्यादा मज़ीद डिफ़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले मार्फोलॉजी है। मार्फोलॉजी जो है इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो इसके अंदर स्टडी करते हैं जो और कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो बैरूनी पार्ट होता है, यानी कि बाहर वाला हिस्सा होता है, एक्सटर्नल जो पार्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कौन सी भी ब्रांच में, मार्फोलॉजी, जिसमें देख लें आप, बाहर देख लें, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये मॉर्फ से लिया गया, जिसके माने है फॉर्म एंड लोगोस डिस्कोर्स, ठीक है। मतलब आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म,
यानी कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बैरूनी साख यानी बैरूनी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फार्म के बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय क्यूटिंग द ओपिन। अभी देखें, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ एना की मीनिंग है पार्ट अप या अप, और टॉमी का मतलब है क्यूटिंग। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय क्यूटिंग देम ओपन, यानी कि ऑर्गेनिज्म की हम इसमें स्टडी करते हैं उनके अंदरूनी पार्ट की। मार्फोलॉजी में क्या कर रहे थे हम, बैरूनी पार्ट की डिस्कशन कर रहे थे इसमें मार्फोलॉजी में, लेकिन इसके अंदर एनाटॉमी के अंदर हम जो है वो अंदरूनी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं जानदारों के। उसके बाद मैं आपको सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ज़्यादा आप याद करेंगे तो आप परेशान भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि बच्चों को आराम से याद हो सके। आपको सिर्फ ये बताना है क्या, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बुक में भी ये सेम लिखी हुई है, लेकिन आपको मैं थोड़ा और सिंपल करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। उसके बाद हम करते हैं सेल बायोलॉजी। हम ये पढ़ लेते हैं द स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनल्स। सेल बायोलॉजी में आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि सेल बायोलॉजी यानी कि इसमें सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं, और क्या है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। द स्टडी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड सेल बायोलॉजी, बस आसान सी है। उसके बाद हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू एंड प्लांट ऑफ एंड एनिमल्स, यानी कि हिस्टोलॉजी से मुराद ये है कि हम इसके अंदर स्टडी करते हैं प्लांट और एनिमल के टिश्यू के बारे में, उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू तो आपको पता होगा ना, सेल जब बहुत सारे आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बना लेते हैं, यानी कि जैसे गोश्त हुआ, गोश्त भी एक टिश्यू है। उसके बाद फिजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बस आसान सी डेफिनेशन है कि हम इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में यानी कि नॉलेज हासिल करते हैं, उनका काम क्या है, फंक्शन मैंने उनका काम क्या है, तो उन ऑर्गेनिज्म का जो काम है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनोमी, द स्टडी ऑफ रूल ऑफ प्रिंसिपल ग्रोइंग एंड नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ा आपको परेशान करने वाली बात है, मैं सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ कि टेक्सोनोमी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द यानी कि ये एक ब्रांच है साइंस की जिसमें एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग ग्रुप में, समझ गए बेटा। यानी कि जो एनिमल होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर कुछ रूल प्रिंसिपल को देखकर, जो हमने बनाए हुए हैं उसको देखकर एनिमल को अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग जगहों पर डिवाइड किया जाता है, यानी कि उनकी स्पीशीज़ को देख के, उनकी काफ़ी दूसरी चीज़ें होती हैं उनको देख के एनिमल को अलग अलग जगह पर मतलब अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो जिस ब्रांच के तहत एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है उस ब्रांच का मतलब है टेक्सोनोमी। फिर भी इसमें लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ द रूल्स प्रिंसिपल ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं रूल्स के बारे में, कानून के बारे में, प्रिंसिपल्स ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। मैं सिंपल अल्फाज में आपको बता रहा हूँ कि एनिमल को हम क्लासीफाई करते हैं उसकी जिस ब्रांच के तहत हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं, सेम हम कह सकते हैं कि टेक्सोनोमी, और कुछ नहीं है, बस आसान सी डेफिनेशन कि एनिमल को हम क्लासीफाई करते हैं जिस ब्रांच के तहत करते हैं उसे हम टेक्सोनोमी कहते हैं, बस। जेनेटिक, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी डेट ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, यानी कि जीन्स वगैरह जो हमारे पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं। जीन्स से मुराद हम ये कह सकते हैं कुछ आदतें आपने नोट की होंगी कि माँ बाप वाले बच्चों में मुंतकिल हो जाती है, यानी कि जैसे माँ बाप की आदतें होती हैं तकरीबन होती हैं कि बच्चों में भी सेम होती है। तो क्या है मतलब जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, पेरेंट्स से चाइल्ड में जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जिसमें हम जीन्स की ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग यानी कि चाइल्ड के अंदर, तो उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि इसके अंदर जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है, जब मदर के पेट के अंदर जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उसकी स्टडी के बारे में हम उस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं कि इस ब्रांच के तहत डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर।
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ, जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है भाई, पोल्यूशन के हिसाब से आगे पीछे के काफ़ी चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। तो इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच के तहत करते हैं, उसे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। बस पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेन लाइफ विथ हेल्प ऑफ फॉसिल, यानी कि कुछ जानदार वगैरह हैं जो पहले मर चुके हैं, वो गल सड़ के मट्टी में मिल चुके हैं, उनकी स्टडी के बारे में जिस ब्रांच के तहत पढ़ते हैं हम उसे पैलेंटोलॉजी कहते हैं। यानी कि फॉसल्स फ्यूल, यानी कि जो एनिमल वगैरह हैं वो मर चुके हैं, जैसे डायनासोर हो गए और भी काफ़ी चीज़ें हो गए जो मर चुकी हैं, वो मिट्टी में मिल चुकी हैं गल सड़ के, उससे जिस ब्रांच के तहत हम उसमें पढ़ते हैं उसे पैलेंटोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, सिंपल अल्फाज में आपको ये बताऊं कि बायोटेक्नोलॉजी ये है कि इट इज़ अ टेक्निक इज़ यूज फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड आर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। दोबारा बता देता हूँ, इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड आर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक किस्म की टेक्निक है, एक तरीका है जिसके अंदर हम ह्यूमन जो इंसान हैं उनके बारे में जितनी भी अच्छी तरह की चीज़ें बना सकते हैं, इसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि इंसान की बेहतरी के लिए जो चीज़ें हम बना सकते हैं जदीद दौर के अंदर, उसमें उस चीज़ के वो मतलब जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, इंसान की इंसानियत के लिए जितनी भी फ़ायदे की चीज़ें हम बना सकते हैं, इस ब्रांच के तहत हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद सोशियो बायोलॉजी, the study of social behavior of living organism interaction between themselves। यानी कि आप ये देख सकते हैं सोकियर और दिया हुआ है एसोसिएट, यानी कि द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसके अंदर हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके सोशल बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं और इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्स, इस चीज़ के बारे में हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। यानी कि इनके दरमियान में जो एनिमल के दरमियान में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वगैरह होता है, नस्ल बढ़ाने का जो प्रोसेस वगैरह होता है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उनका बिहेवियर, यानी कि हम कह सकते हैं उनका उठना बैठना, उससे अलावा उनकी आदतें वगैरह, जो भी मतलब उनका बिहेवियर है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और जो है इनके आपस में इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ, यानी कि आपस में जो रिप्रोडक्शन वगैरह का अमल होता है, इसके अंदर हम यही डिस्कस करते हैं सोशियो बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट तो आपको पता होगा कि जो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते। ये हमारे किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जाके हम अपने फूड हासिल करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, इसे हम पैरासाइट कहते हैं। और इसके बारे में स्टडी करने को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। फार्मालॉजी, द स्टडी ऑफ अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग्स की स्टडी करने को फार्मालॉजी कहते हैं। यानी कि दवाई होती है ना, आपको पता है दवायात, यानी कि दवाइयाँ वगैरह जो मेडिसिन वगैरह होती है जो हम खाते हैं बुखार वगैरह में या सर दर्द में और काफ़ी बीमारियाँ होती है, उनमें हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उन दवाइयों के बारे में उनके अंदर मेडिसिन के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं वो फार्मालॉजी इस ब्रांच के तहत हम डिस्कस करते हैं। इस चीज़ के मतलब मेडिसिन के बारे में जितनी भी नॉलेज हासिल करते हैं वो फार्मालॉजी के तहत हासिल करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड ऑर्गेनेल्स। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मुराद जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो, ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करते हैं इस ब्रांच में। विच कॉन्स्टिट्यूट सेल इट्स ऑर्गेनेल्स, विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड ऑर्गेनेल, जो कि इसके सेल के अंदर होते हैं या फिर इसके ऑर्गेनेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंस, यानी कि बेटा जो बायोलॉजी है इसका ताल्लुक़ जो है दूसरी साइंसेस से भी है, जैसे फिज़िक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगी,
बायोग्राफी होगी, इन चीज़ों से भी इसका ताल्लुक़ है। बायो इकोनॉमिक्स हो गया। तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ बायोफिज़िक्स कि हम बुक से नहीं देखेंगे। बुक की जो बात है वो बहुत लंबी है, आप सिंपल अल्फाज में याद कर लें। आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ मैं बायोफिज़िक्स का क्या रोल है। अभी मुझे ये बताएं, इंसान है जो प्रेग्नेंट औरत होती है, तो आजकल के जदीद दौर के अंदर जो है औरतें उन्हें पहले से पता चल जाता है कि ये हमारा होने वाला बच्चा बॉय है या गर्ल है। किस तरीके से पता चलता है आपको पता है? ये अल्ट्रासाउंड मशीनें होती हैं जिनकी जो जो कि इस चीज़ को चेक करती हैं और बताती हैं कि ये बॉय है या गर्ल है। तो ये अल्ट्रासाउंड मशीन किसकी मतलब ईजाद है? ये फिज़िक्स की तो ईजाद है, लेकिन ये यूज़ किस चीज़ के ऊपर हो रही है? तो औरत के ऊपर हो रही है, यानी कि वुमेन के ऊपर हो रही है। तो वुमेन एक लिविंग थिंग्स हो गई और ये जो अल्ट्रासाउंड है एक फ़िज़िक्स की ईजाद है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज़म के ऊपर इस्तेमाल हो रही है, यानी कि इनका आपस में कनेक्शन बन गया। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बायो और फिज़िक्स का आपस में कनेक्शन, एक रिलेशनशिप है। फिज़िक्स की काफ़ी चीज़ें बायो के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो इसी वजह से हम कहते हैं बायो फिज़िक्स, आपस में इनका रिलेशन है। इस वजह से हमने क्या नाम दिया? बायो फिज़िक्स। बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री जिसका दूसरा नाम है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट डेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिसर्च। इस ब्रांच के तहत यानी कि बायो मैथमेटिक्स, इसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे हम मैथ की क्वेश्चन करते हैं उसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो हम इसके अंदर डेटा कलेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैथमेटिक्स का और उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में कनेक्शन आ गया। हमने मैथ इस्तेमाल की, किसके लिए इस्तेमाल की? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल की। तो ठीक है, इनका आपस में कनेक्शन बन गया। किस चीज़ के लिए हमने इस्तेमाल की? रिसर्च के लिए इस्तेमाल की। इनका डेटा इकट्ठा किया हमें ताकि रिसर्च करनी थी। तो मैथमेटिक्स का और इसका बायोलॉजी का आपस में कनेक्शन हो गया, रिलेशनशिप हो गया। इस वजह से हम कहते हैं बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। उसके अलावा बायो केमिस्ट्री, इसका बहुत ज़्यादा रोल है हमारे बायो के अंदर। कितने भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं, इनके अंदर कितने केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल होती है, कितनी इस्तेमाल होती है। अभी मेडिसिन वगैरह में केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, किसकी ईजाद है? केमिस्ट्री की तो ईजाद है। तो ये केमिस्ट्री की ईजाद है, जब उन मेडिसिन को हम इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो काफ़ी प्रोसेस करती है हमारी बॉडी के अंदर मेडिसिन वगैरह। तो ये किस चीज़ के अंदर जा रही है? ह्यूमन के अंदर जा रही है ना। ह्यूमन एक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग जब ऑर्गेनिज्म है तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो बायो हो गया। और केमिस्ट्री यानी कि हमने केमिकल्स इस्तेमाल किए, मेडिसिन इस्तेमाल की, तो आपस में इन दोनों का भी रिलेशनशिप हो गया। तो क्या हो गया? ये बायो केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद बायोग्राफी, इट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोमेट्रिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बायोग्राफी ये क्या कह रहा है कि इट डील विद द, ये स्टडी करती है किसके बारे में? डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। बायोग्राफी इट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये स्टडी करती है काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट तरह के, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उन्हें तकसीम करते हैं ना, उस तकसीम करने की जो स्टडी होती है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसमें हम पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ? जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसके अंदर जो जियोग्राफिकल रीजन है, उसमें डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में जब हम इन्हें तकसीम करते हैं तो इसके अंदर हम इस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। Many living organisms are restricted particular geographical region due to environmental condition। ये कह रहा है कि काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक ख़ास जियोग्राफिकल रीजन होता है। वो किस वजह से? उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि बायोग्राफी जो है ये, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं
डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट तरह के जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की काफ़ी जगहों पर उन्हें हम जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के अंदर जितने भी जगह हैं, दुनिया के अंदर जितने भी जियोग्राफिकल रीजन है, यानी कि हम मैप के अंदर देखते हैं दुनिया के अंदर कितनी भी जगह हैं, उनके अंदर हम हर एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन सा एनिमल किस जियोग्राफिकल रीजन में आना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एंड मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक ख़ास तरह का जियोग्राफिकल रीजन होती है, ख़ास तरह की जगह होती है। और वह जगह क्यों होती है? उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि उनका माहौल ऐसा होता है जिस वजह से उनके पास एक ख़ास तरह का एक जगह होती है, जियोग्राफिकल जगह होती है। उसके बाद बायो इकोनॉमिक्स, दिस डील विद द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व प्रोडक्शन, एग्जाम्पल मीट प्रोडक्शन आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। इकोनॉमिक्स, व्हाट इज बायो इकोनॉमिक्स? आपने इकोनॉमिक्स का अल्फाज बहुत ज़्यादा सुना होगा अपने आम जिंदगी के अंदर। इकोनॉमिक्स क्या है? यानी कि मुल्क की माशियत को बढ़ाना, यानी कि जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। तो ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज़म हो गए, जैसे मिसाल के तौर पे एक अगर हम मीट की बात करें, मुर्गी, ये भी एक क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज़म है ना भाई, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है। जब ये ज़्यादा होगी, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मीट ज़्यादा होगा। जब मीट ज़्यादा होगा तो इसे खाने वाले भी ज़्यादा होंगे। जब इस तरीके से जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चलत होगी। जब ज़्यादा चलत होगी तो मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से मुल्क की इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इस ब्रांच के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि दिस डील विद द इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, यानी कि इसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म की क्या इम्पोर्टेंट है उसकी प्रोडक्शन में, यानी कि उसकी तादाद बढ़ने में। एग्जांपल मीट प्रोडक्शन यानी कि गोश्त का बढ़ना, और कैलकुलेटेड फॉर द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू, यानी कि जब मीट की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ती है तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होता है मुल्क को। इस तरीके से मुल्क का जो इकोनॉमिकली सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन लगी हो तो आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।